रिबॉर्न ऑफ क्वीन आफ्टर डेथ एपिसोड 7। दरवाजे पर खड़ी बानी को देखकर महेश के साथ साथ रूपाली और कात्यायनी का चेहरा काला ही पड़ गया। उन लोगों के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। महेश मन ही मन बानी को बहुत गंदी तरीके से भद्दी गालियां देने लगा। अपनी ही बेटी की उम्र की एक लड़की को इतनी भद्दी गालियां दे रहा था कि अगर सच में वो गालियां कोई सुनता तो यकीनन वो बेहोश ही हो जाता। इस पर ही महेश का कैरेक्टर कैसा है ये पता चल जाता है। कोई शक नहीं कि पिया बिल्कुल अपने बाप पर ही गई थी। वही रूपाली तो ये सोच में डूबी हुई थी कि बानी इतनी जल्दी कैसे आ गई। वैसे सच्चाई ये भी थी कि पहले महेश या रूपाली को नहीं पता था कि ये रिश्ता बानी के लिए आया है, लेकिन जैसे ही उन्हें कविता से ये पता चला कि ये रिश्ता बानी के लिए लेकर आए हैं तो कुछ पल के लिए तो उनके सारे सपने बिखर गए थे। तभी बुआ ऐसे तैसे करके बात को संभालिया था तो अचानक बानी आ जाएगी ये उन्हें नहीं पता था। वही बानी दरवाजे पर अभी भी खड़ी हुई थी, उसकी नजर महेश पर ही टिकी थी। उसके चेहरे से साफ मालूम पड़ रहा था कि महेश उसे बहुत बुरी तरह से गाली दे रहा है। फिर भी बानी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे देखकर और भी भयानक रूप से स्माइल दे रही थी। ये देख महेश हैरान हो गया। बानी को याद आया कि पिछले जन्म में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। फर्क इतना था कि पुरानी बानी बेवकूफ की तरह रूपाली की बात मानकर मंदिर चली गई थी, लेकिन इस जन्म की बानी मतलब नई बानी मंदिर जाने बजाय वो किसी की नजर ना आए बगैर घर पर ही रुकी थी ताकि सच्चाई का पता लगा सके। और बानी को सब कुछ पता चल गया कि महेश का प्लानिंग क्या है। अब बानी भी ठान ली कि वो महेश को जीतने नहीं देगी, उसका प्लानिंग उसी पर ही आजमाएगी। ये सोचते हुए अपनी चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए धीरे धीरे चलकर हॉल में आ गई। महेश आगे आकर बानी को कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। तुम यहाँ क्या? इससे आगे कुछ कहता बानी तुरंत सिंह परिवार की तरफ मुड़ी और अपनी दोनों हाथों को जोड़कर बड़े ही विनम्र के साथ सबसे कहने लगी, नमस्ते दादी माँ, नमस्ते सर, नमस्ते आंटी जी। सबसे नमस्ते बोलकर वो फिर पीछे मुड़ी जहाँ कात्यायनी खड़ी हुई थी। हाँ बुआ जी, आप कुछ कह रही थी। आप किसकी सगाई के बारे में बोल रही थी? थोड़ा हमें भी बताए, वो क्या है ना कुछ बातों को लेकर गलतफहमी हो गई तो मैं आप लोगों की मदद कर दूंगी गलतफहमी दूर करने में। बानी बड़े ही आराम से कहा। बानी की रवैये से महेश बुआ रूपाली थोड़ा घबराने लगे। सिंह परिवार को बानी बहुत ही सुंदर सुलझी हुई लड़की दिख रही थी तो वही महेश रूपाली को बानी एक बदतमीज घमंडी लड़की दिख रही थी। बानी आगे कुछ ना कहे बीच में ही टोकते हुए महेश ने कहा, बानी बेटा, बड़ों के बीच छोटे नहीं बोलते। अरे नहीं महेश अंकल, मुझे बोलना ही होगा, वरना मैं अपने आप को प्रूव कैसे करूंगी कि मेरी सगाई नहीं हुई है। इनफैक्ट सच्चाई ये है, मेरा और ऋषभ का रिश्ता दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। फिर भी आप लोग मेरे बारे में ऐसे कैसे फैला सकते हैं? रही बात दादी माँ की, तो उन्होंने कभी भी ऐसे बातें तो की ही नहीं। इन सारे बातें बानी बड़े ही मासूमियत से कही थी, जिससे सिंह परिवार बानी पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। खास करके कविता तेजवीर गौतमी को वो बानी के लिए भी बुरा लगने लगा था ये सोचकर कि आखिर बानी के साथ हो क्या रहा है, ये बानी क्या कह रही है। लेकिन महेश और उसकी परिवार खा जाने वाले नजरों से बानी को ही घूरे जा रहे थे। बानी उन लोगों को देखकर अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान दे रही थी, तो वही सिंह परिवारों के सामने एक मासूम लड़की रुवासी उदास चेहरा बनाकर देख रही थी। बानी का ये ड्रामा देख महेश रूपाली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर सिंह परिवार ना होते तो महेश बानी को वही मार डालता, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। अपने अंदर के गुस्से को दबाते हुए चुप रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। बानी ने कहा, बताए बुआ, मेरी और ऋषभ की सगाई कब और कैसे हुई? ये सुन बुआ हकलाने लगी, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रही थी। ऐसे तैसे करके कहने की कोशिश करने लगी, बानी तुझे नहीं पता, तू बहुत छोटी थी, और माँ हम सब लोग साथ ही ऋषभ का परिवार भी शामिल था और वो लोग तुझे उनके घर की बहू भी मान चुके हैं। बिना मुझे बताए मेरी सगाई कर दी आप लोगों ने, एक छोटी बच्ची को सगाई के नाम पर बेच दिया। वानी ये बात इतनी आराम से कह रही थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में बानी गुस्से में कह रही थी या ऐसे ही अंधेरे में तीर चला रही थी, क्योंकि बानी अच्छी तरह से जानती थी कि ये सब इन लोगों का ही प्लानिंग है। बानी की बात सुन बुआ गुस्से में तिलमिला उठी, लगभग चिल्लाते हुए बोली, बानी, तुम्हारी इतनी हिम्मत की हम लोगों पर इल्जाम लगाने की? वैसे मैंने कहा था कि ये फैसला माँ की और शुक्ला परिवार थी। ये सुनकर बानी हंसते हुए कहा, क्या सच में? ये सुनकर बुआ कुछ नहीं बोली, बस गुस्से से उसे घूरने लगी।
कश्यप परिवार में ये सब तमाशा देखकर अब सिंह परिवार को भी गुस्सा आने लगा था। कविता अब कश्यप परिवार के मैटर में पढ़ना नहीं चाहती थी। उन लोगों के बात को बीच में रोकते हुए कहने लगी, देखिए आपके परिवार में जो भी मैटर हो रही है वो आप बाद में सुलझा लीजिए या बाद में डिस्कस कर लीजिए, लेकिन एक बात मैं भी बताना चाहूंगी, हम यहाँ रिश्ता बानी के लिए लेकर आए थे क्योंकि हमें बानी पसंद है इसलिए, लेकिन आप कह रहे हो कि बानी की सगाई हो गई है, तो ठीक है हम चलते हैं। कविता की बातें सुनकर कश्यप परिवार हैरान हो गए। बानी भी थोड़ी सी परेशान हो गई, लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी। कविता की बात सुनकर वो चुप हो गई, एक नजर तेजवीर पर डाली जो कितने देर से उसे ही देखे जा रहा था। बानी को मन ही मन में महेश और उसके परिवार पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका बस चले तो महेश खून कर डालती। बानी कुछ सोचकर कविता से बड़े ही विनम्र से कहा, दादी जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, हमारे वजह से आपका समय बर्बाद हुआ, लेकिन दादी जी प्लीज आप नाराज ना होइए, मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मेरे वकील अभी आते होंगे। सब लोग बानी के मुंह से वकील का शब्द सुनकर हैरान हो गए, सबसे ज्यादा तो महेश था। जब कविता ने ये सुना तो उससे लगा कि महेश का परिवार बानी को किसी बात को लेकर परेशान कर रहे हैं। ये सोचकर वो जल्दी से बानी के पास आते हुए बोली, बानी बेटा क्या बात है, तुम किसी बात को लेकर परेशान में हो क्या, या कोई तुझे परेशान कर रहा है? आज तुमने वकील को क्यों बुलाया है? बानी उदास होकर सिर झुकाए ही बोली, दादी जी प्लीज कुछ मिनट यही रुकिए, आपको पता चल जाएगा कि ये लोग सच कह रहे हैं या झूठ। अब महेश भी डर गया था और उसके दिमाग ख्याल आने लगा कि कहीं उनके झूठ सामने तो नहीं आएगी। कविता बानी की बात मानकर वही रुक गई और कुछ ही मिनटों में बानी के एडवोकेट त्रिपाठी चलकर अंदर आए। उसे अंदर आता देख सिंह परिवार बस खामोश होकर वही बैठे रहे, खासकर कविता, गौतमी और तेजवीर, क्योंकि वो भी जानना चाहते थे कि आखिर बानी क्या कहना चाह रही है। वही महेश का हाल तो बहुत बुरी तरह से खराब होने लगा था। सबसे ज्यादा डर की बात यह थी कि उसका इमेज सिंह परिवार के सामने खराब होने नहीं देना चाहता था। आलोक त्रिपाठी अंदर आ गया और बानी के पास जाकर खड़ा हो गया। सबसे पहले सिंह परिवार के मुखिया मिस्टर दामोदर सिंह को ग्रीट करते हुए कहा, गुड इवनिंग मिस्टर सिंह। दामोदर हल्का सा सिर हिला दिया। त्रिपाठी तेजवीर को भी ग्रीट करते हुए बाकी लोगों से भी दीपेंद्र सिंह, ओमकार सिंह और कमल सिंह को भी ग्रीट कर दिया, लेकिन सब हाँ में ही सिर हिला रहे थे क्योंकि वो सभी आगे आगे क्या होने वाला है जानना चाहते थे। इसलिए दामोदर सिंह जल्दी से बोले, मिस्टर त्रिपाठी जी जल्दी से बताएं कि ये मामला क्या है, ये लोग क्या करना चाह रहे हैं इस बच्ची के साथ। वैसे कितने देर से महेश और उनके परिवार की बकवास सुने जा रहे थे, अब उनको भी गुस्सा आने लगा था। आलोक त्रिपाठी हाँ में सिर हिलाकर बानी की तरफ देखा। बानी भी आंखों से इशारा कर दिया कि कंटिन्यू करे। ये देख त्रिपाठी जल्दी से फाइल में से एक अग्रीमेंट पेपर निकाला और बानी को देखते हुए कहा, मिस बानी, क्या आप ही इस एग्रीमेंट को पढ़कर सुनाएगी या नहीं? त्रिपाठी अंकल आप ही सुना दीजिए ताकि इन लोगों को अच्छे से उनके दिमाग में बैठ जाए। वो क्या है ना, बार बार भूल जाते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ, इसलिए आज इन लोगों को पता तो चल जाए कि असलियत में सच क्या है। बानी महेश की ओर पॉइंट करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर दामोदर इतना तो समझ गया था कि ये लोग जो खड़े होकर बानी को लेकर बहेश करे जा रहे हैं, असलियत में कुछ और ही बात है। अब वे भी आतुर थे ये जानने के लिए कि ये लोग बानी के साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। त्रिपाठी एग्रीमेंट में लिखा हुआ कंडीशन के बारे में बताना शुरू कर दिया। इस एग्रीमेंट के हिसाब से मिस बानी 18 साल की होने तक किसी से वो सगाई कर सकती है और ना ही शादी। अगर उन्होंने मजबूरी या अपने जिद में आकर ऐसा कुछ भी किया तो उनके सारे आने वाले पैसे और प्रॉपर्टी सब कुछ कोर्ट के अंदर चला जाएगा। इतना पढ़ते ही त्रिपाठी एक और लेटर निकालता है। सबके ओर देखते हुए उस लेटर को पढ़ना शुरू कर दिया। मैं गायत्री कश्यप, इस बच्ची यानी बानी को जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक उसका देखभाल करने की मेरी जिम्मेदारी होगी। जब वो 18 साल तक नहीं हो जाती तब तक मैं उसे कोई भी निर्णय लेने की सहमति नहीं दूंगी। अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो पहले उसे 18 साल की होनी ही चाहिए, तब जाकर वो कोई भी निर्णय ले सकती है, चाहे वो सगाई हो या शादी या कोई भी छोटी मोटी या कुछ भी डिसीजन हो, उसे सिर्फ 18 साल के बाद ही लेने की हकदार होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे के बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों खुद ब खुद कानून की तरफ से पता चल जाएगा। उसका जो कुछ भी पैसा और प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ उसका ही होगा। अगर वो अपना सारा प्रॉपर्टीज किसी और को देना चाहेगी तो वो बेशक दे सकती है, लेकिन शादी के बाद। मतलब साफ है, उसका प्रॉपर्टीज भी देने का हक शादी के बाद ही मिलेगा।
बानी बेटा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुम्हारे साथ तुम 18 साल होने तक भी मैं जिंदा रह पाऊंगी भी या नहीं पता नहीं। इसलिए मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें इस लेटर में लिख कर जा रही हूं, ताकि तुम भविष्य में कोई भी निर्णय लेना चाहो तो सही से लो। कोई भी बात या निर्णय जज्बातों में आकर मत लेना। मैं जानती हूं तुम हर एक इंसान पर भरोसा कर लेती हो। सामने वाले का असलियत तुम नहीं समझ पाती, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता सताती रहती है। काश तुम्हारे एग्रीमेंट में 18 साल की जगह 30 साल होता। तब तक तू इतना तो काबिलियत हो जाती कि सामने वाले इंसान को पहचाने में। खैर, मैं एक ही बात कहना चाहूंगी बेटा, तुम हमेशा किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करना, चाहे वो तुम्हारे आसपास ही रहने वाले लोग हो या अपना कहने वाले। बस अपने आप को हिफाजत रखना। एक और सच्चाई बतानी है बेटा, तुम कश्यप नहीं अरोड़ा खानदान की बेटी हो। इस वक्त तुम्हारे परिवार कहाँ है ये मैं नहीं जानती, क्योंकि जब तुम मुझे मिली थी तब बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में मिली थी। तुम्हें आगे जाकर अपने परिवार को खुद तुम्हें ही ढूंढना होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा सावधानी से बेटा, हमेशा सावधानी से बरतना होगा, सोच समझकर अपना कदम रखना होगा। बस मैं इतना ही बता सकती हूँ, आगे तुम खुद तैर कर सकती हो। और अब तुम 18 साल होने में बस कुछ ही महीने बची होगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। बस तू हमेशा खुश रहे मेरा बच्चा। तुम्हारे दादी माँ गायत्री कश्यप। सबके सामने इतना बड़ा राज खुल गया। सच्चाई सामने आने से सबके सब हैरान थे। हालांकि बानी को इतना पता ही था कि वो कश्यप नहीं बल्कि अरोड़ा है, वो भी प्रॉपर्टीज के कागज से पता चला था। लेकिन असलियत में हकीकत कुछ और ही थी। सबके साथ साथ बानी भी बहुत ज्यादा हैरान थी। वो इसलिए हैरान थी कि उसके फैमिली अभी भी जिंदा है, और वो गायत्री को याद करके इतनी ज्यादा इमोशनल भी हो गई कि उसके आंखों से बह रहे आंसू साफ बयां कर रही थी। एक वही तो थी जो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तभी बानी को एहसास हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। जब उसने अपने नजरें उठाकर देखा तो बगल में गौतमी खड़ी थी। लेकिन कोई था जो उनके चेहरे का रंग ही पूरी तरह से उड़ चुका था। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि महेश ही था। जैसे ही वो अपने माँ की लिखी हुई लेटर पढ़ते हुए सुना था, उसका चेहरा ही पीला पड़ चुका था। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ये बात बानी को पहले से ही पता थी। इसका मतलब बानी जानती थी कि मैं क्या करने वाला हूँ और क्या प्लानिंग है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बानी को पता चली तो चली कैसे? बेचारे उन लोगों को क्या पता है। बानी उन लोगों की हर एक चाल बहुत अच्छी तरह से जान चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब उसका दूसरा जन्म भी मिल चुका था, जिस वजह से उसे महेश का हर एक चाल बहुत अच्छी तरह से समझने लगी थी। बानी को तभी शक हुआ था जब रूपाली उसे मंदिर जाने के लिए कहा था। सच ये भी था कि बेचारी रूपाली या किसी और को भी ये बात पता नहीं थी कि ये रिश्ता पिया के लिए नहीं बल्कि बानी के लिए आई थी। बानी को इस बात से नाराज तो नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने ये सुना कि उसकी सगाई ऋषभ शुक्ला से हो गई है, तब उसे गुस्से में भर गई थी। तब जाकर उसे समझ आ गया कि झूठी कहानी बनाकर पिया और तेजवीर की सगाई करवा दी थी। अरे नहीं, सगाई भी नहीं हुई थी बल्कि सीधे शादी ही होने वाली थी। बानी को समझ आ गया कि मेरे बारे में झूठी कहानी बनाकर ही पिया और तेजवीर की सगाई करवा दी थी। अरे सच्चाई ये थी कि सगाई भी नहीं हुई थी बल्कि सीधे शादी ही होने वाली थी। लेकिन पिया की शादी तेजवीर से होने वाली थी तो क्यों नहीं हुई? उसे याद आया कि आखिरी में पिया ही गायब हो गई थी। लेकिन क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, ये भी जाना था उसे। इन सभी ख्यालों में बानी इतनी खो चुकी थी, उसे गौतमी का आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी। गौतमी बार बार उसका नाम लेकर ही पुकारे जा रही थी, लेकिन बानी वो तो पिछले जन्म की यादों में इतनी डूबी थी कि उसे कुछ सुनाई दी नहीं रही थी। गौतमी हल्का सा हिलाने से बानी अपनी चेतना में लौट आए। उसने देखा कि गौतमी उसको परेशान होकर देख रही थी। ये देख बानी थोड़ी एम्बारेसिंग फील करने लगी और जल्दी से माफी मांगते हुए कहा, हाँ, हमें माफ कर दीजिए, वो मैं कुछ सोच रही थी। ये सुन गौतमी हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे पता है तुम किसी सोच में डूबी हो, इसलिए तुम्हें आवाज दे रही थी। बानी सिंह परिवार की ओर देखकर माफी मनगाते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए। वो आगे कुछ कहने वाली थी कि तभी कविता आगे आते हुए बोली, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेटा, अब कहने की बारी तो मिस्टर कश्यप को है। मैं जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। महेश को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकले। अगर सिंह परिवार यहाँ नहीं होता तो उसे कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बानी को भी सच्चाई पता चल जाती तभी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन अब सच्चाई उन लोगों के सामने थी जो पूरी दुनिया भी इन लोगों के आगे झुकने पर मजबूर हो जाती है। अगर सिंह परिवार को निराशा कर दिया तो
उसकी जिंदगी ही तबाह हो जाएगी, और अब वो इतनी बुरी तरह से फंस चुका था कि ना ही निगलने हो रहा था और ना ही उगलने में, बीचों बीच एक कांटे की तरह फंसा पड़ा था। महेश डर से पसीने छूटने लगे थे। वो कुछ कहता तभी कविता अपने जगह से उठते हुए कहा, देखिए मिस्टर कश्यप, हम लोग नहीं जानते कि आपके फैमिली मैटर क्या है, लेकिन एक बात तो हमें पता चल गया है कि बानी की किसी से भी सगाई नहीं हुई है। और आप लोग हमसे ऐसा क्यों कहा? खैर, इसे जाने देते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि बानी की शादी मेरे पोते तेजवीर से हो। क्या आप लोग इस रिश्ते से खुश हैं? कविता की बातें सुनकर बानी को छोड़कर बाकी सब कश्यप परिवार वाले लोग हैरान परेशान होने लगे, क्योंकि वे लोग तो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि बानी इतने नामी गिरामी बड़े खानदान रॉयल फैमिली में बहू बनकर जाए। अगर रूपाली और बाकी लोग आने वाले तूफान के बारे में नहीं जान पा रहे थे, लेकिन महेश बड़े अच्छे से जान पा रहा था। अगर वे लोग बानी की शादी के बारे में और ज्यादा इनकार करने की कोशिश की या फिर सिंह परिवार को गुस्सा दिलाने वाले जैसा कोई भी हरकत काम किया तो शायद हो सकता था कि कुछ गलत हो जाए। महेश ये सब सोचकर उसका दिल डर से कांपने लगा था। कविता की बातें सुनकर वो जल्दी से जवाब देते हुए कहा, जी जी, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। महेश के बात सुनकर सिंह परिवार बहुत ज्यादा खुश थे, तो वही कश्यप परिवार उदास, गुस्सा, निराश, हताश थे। सबसे ज्यादा गुस्सा तो पिया के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। अपनी दोनों हथेलियों को कसकर मुट्ठी बना ली और अपनी गुस्से भरी नजरों से बानी को ही देखे जा रही थी। वही खड़ी बानी, वो अपनी सिर नीचे करके खड़ी हुई थी। कविता, गौतमी और अरुणिमा दोनों को आंखों से इशारा किया। वे दोनों भी अपनी सास की इशारा भी समझ गई। वे दोनों जल्दी से उठकर बानी को एक सिंगल सोफे पर बिठा दिया। कविता तेजवीर की ओर देखते हुए बोली, तेज, अब बोलो, अब ये लड़की तुझे पसंद आई कि नहीं? अगर नहीं आई है तो भी मुझे बताना, क्योंकि मेरे तीसरे पोते से ही तैर कर दूंगी। नहीं दादी माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। तेजवीर बिना सोचे समझे ना आव देखा ना ताव एक ही झटके में कह दिया। उसको ऐसा कहता हुआ देख सब लोग हंसने लगे सिवाय कश्यप परिवार के। तभी एडवोकेट त्रिपाठी ने कहा, मिस्टर सिंह, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। मिस बानी, मैं चलता हूँ। दामोदर और बानी त्रिपाठी को जाने की अनुमति देने के बाद एडवोकेट त्रिपाठी वहां से चला गया। वही खड़ी होकर देख रही पिया गुस्से से और भी ज्यादा लाल पीला हो रही थी। बिना कुछ सोचे समझे वहां से अपने कमरे की ओर भाग गई। उसके पीछे पीछे उसकी बुआ भी चली गई। रूपाली भी पिया के कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी अचानक से कविता बोली, अरे आप कहाँ जा रही है? हमें तो शादी की बात भी तो करनी है। ये सुनकर रूपाली को गुस्सा तो आया था, लेकिन अपनी गुस्से को दबाते हुए नकली मुस्कान के साथ कहा, जी जी ठीक है। एक नजर महेश की ओर देखा जो आंखों से इशारा किया वही रोकने के लिए। रूपाली भी चुपचाप वही खड़ी हो गई। हालांकि रूपाली के मन में बानी के लिए और भी ज्यादा कड़वाहट भर गई थी, लेकिन चुप रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। मिस्टर दामोदर सिंह सबके ओर देखते हुए कहा, देखो भाई, मुझे तो बानी बेटा बहुत ज्यादा पसंद आई है, इसलिए मैंने सोचा है 1 महीने के अंदर अच्छा सा मुहूर्त निकलवाकर शादी का तारीख फिक्स कर देते हैं। बहुत ही धूमधाम से होनी भी तो चाहिए। दामोदर की बात सुनकर पूरे परिवार मंजूरी में हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन तेजवीर थोड़ा परेशान होते हुए अपने दादाजी से कहा, दादाजी। तेजवीर की आवाज सुनकर सब लोग उसके तरफ देखने लगे। दामोदर तेजवीर को देखते हुए कहा, हाँ कहो, क्या कहना चाह रहे हो? दादाजी, मैं शादी ज्यादा जोरों शोरों से करना नहीं चाहता हूँ, और इस शादी में ज्यादा लोगों को भी इनवाइट नहीं करेंगे। जितना हो सके उतना ही सिंपल और मीडिया के नजरों के सामने आए बगैर ये शादी होगी। तेज आराम से अपनी बात को अपने परिवारों के सामने रख दिया। वही महेश, रूपाली को समझ नहीं आया कि तेज ऐसा क्यों कह रहा है। उनके दिमाग के पल्ले में पड़ना शायद थोड़ा मुश्किल था। वही बानी को भी समझ में नहीं आया और अपनी सोच में डूब गई। बानी को तेजवीर की बात का मतलब समझ ही नहीं आया, लेकिन अगले ही पल उसे एक बात याद आई जो पिछले जन्म में हुई थी। पिछले जन्म में भले ही बानी और तेजवीर की बातें ज्यादा नहीं हो पाती थी, फिर भी वो थोड़ी बहुत तेजवीर के बारे में जानने की कोशिश करती थी। तब उसे पता चला था कि तेजवीर जितने ऊंचाई तक पहुंचा था उतना ही दुश्मन बन गए थे। कभी कभी ऐसा लगता था कि तेजवीर को दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बना लिया है, जिस वजह से पिछले जन्म में भी ये शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हुई थी। ज्यादा मेहमान भी नहीं थे और ना ही ज्यादा पब्लिसिटी किए थे, और इस जन्म में भी वैसा ही हो रहा था। बानी को वे सब यादें आते ही बानी को लगा कि तेजवीर जो कह रहा है वे सही कह रहा है, इसलिए वो भी तेजवीर की बातों से सहमत होते हुए कहा, वो जैसे कह रहे हैं वैसे ही होने दीजिए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
बानी की बात सुनकर सब लोग भी मंजूरी दे दी। तो फिर ठीक है, हम ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करेंगे, बस दो परिवारों के बीच ही शादी होगी और नाम मात्र में मेहमान को बुलाएंगे, दामोदर सिंह ने कहा। कुछ देर तक बातें होने के बाद पुरा सिंह परिवार कश्यप विला से चले गए। आज बानी खुश तो थी, लेकिन उसके दिमाग में पिछले जन्म में हुई कुछ घटनाओं को याद करने लगी। उसके पिछले जन्म में हुई कुछ घटना एक एक्सरे विजन में एक फिल्म की तरह बानी के दिमाग में घूमने लगे। बानी को जैसे ही पिछले जन्म में शादी की सच्चाई अब उसके सामने आई तो वो थोड़ी हैरान हो गई। उसके चेहरे पर मिली जुली भाव दिखाई दे रही थी, कभी खुश तो कभी गुस्सा, कभी आश्चर्य तो कभी चीड़ जैसे भाव। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी इतनी बेवकूफ होने पर हंसे या रोए। उसके चेहरे से ये पता चल रहा था कि वो किसी भी पल पागलों जैसे हरकत जरूर करेगी। बानी को अब महेश और रूपाली की चालाकी से बनाए प्लानिंग पर बहुत ही ज्यादा मन ही मन तारीफ करने लगी। तो वही पिया के लिए, अब पिया के बारे में क्या बताए। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जहरीली से बनी एक नागिन थी। पिया को कौन सी नाम से उसे संबोधित करे, क्योंकि पिया की खतरनाक चेहरे के सामने वे सभी खलनायक के नाम भी फीका पड़ जाएं। पिछले जन्म में भी तेजवीर के शादी का रिश्ता बानी के लिए ही आया था, ना कि पिया के लिए। लेकिन उस वक्त भी रूपाली जाने अनजाने में बानी को घर से बाहर भेज दिया था, वो भी मंदिर को। और बानी एक बेवकूफ की तरह रूपाली की बात मानकर वो मंदिर के लिए चली गई। जैसे ही बानी घर से बाहर चली गई थी, उसी वक्त सिंह पूरे परिवार के सभी गाड़ियां कश्यप विला में दाखिल हुआ था। बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसे आज हुआ था। तभी मिसेज कविता ने पिया के बदले बानी को ही चुना था, और आज भी वही हुआ। फर्क इतना हुआ कि उस वक्त बानी अपने खुद के लिए नहीं लड़ी थी, लेकिन आज वो अपने खुद के लिए लड़ी थी। पिछले जन्म में बुआ के वजह से ही पिया को एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला था, और आज ऐसा ही होने वाला था अगर एम वक्त पर बानी ना आती तो। पिछले जन्म में बुआ कात्यायनी के बातों में कविता इमोशनली बुरी तरह से फंस चुकी थी, जैसे आज फंसने वाली थी अगर बानी सही समय पर ना आई होती तो। पिछले जन्म में मिसेज कविता ने बानी और ऋषभ की सगाई वाली बात मान चुकी थी, और बानी के बदले पिया से ना चाहते हुए भी तेजवीर का रिश्ता पिया से जुड़ना पड़ा था। पिछले जन्म में जब बानी मंदिर से होकर आए तो तब तक सिंह परिवार जा चुके थे। उस समय बुआ ने बताया था कि तेजवीर और पिया का रिश्ता तय हो गया है, और ये बात बानी बड़े ही आसानी से खुशी खुशी मान गई थी। उस समय पिया के चेहरे पर एक शातिराना मुस्कान हमेशा रहा करती थी, लेकिन आज का समय में अब पिया के चेहरे पर एक खतरनाक गुस्सा साफ दिखाई देने लगी थी, क्योंकि उसका सारा सपना पूरी तरह से बर्बाद जो हो गया था। पिछले जन्म में शादी के दिन महेश, रूपाली और बुआ तीनों मिलकर बानी को किडनैप करवा के मारने का प्लानिंग बना लिया था। उनका दूसरा सपना पूरा जो होने वाला था। पहला सपना तो पूरा हो ही चुका था, उसका प्रॉपर्टी हड़प कर, लेकिन बानी को अभी तक पता नहीं थी। दूसरा सपना ये था बानी की दिल निकालकर निम्मी को जो बचाने का था, लेकिन अफसोस हुआ भी वैसा ही, लेकिन थोड़ा बदलाव के साथ। या यूं कहें कि भगवान ये नहीं चाहता था कि बानी की जिंदगी उसी समय हो या खत्म हो जाए। जब शादी के दिन बानी काम में लगी हुई थी, तब कुछ लोग खाना बनाने वाले भेष में 4 से 5 हटे कट्टे आदमी कश्यप विला में दाखिल हो गए थे। इसके बारे में बानी पूरी तरह से अनजान तो थी, लेकिन महेश और बाकी लोग तो नहीं थे। अब रात का समय, बारात लेकर लड़के वाले आने का समय हो चुका था। तभी रूपाली जल्दी से बानी के पास जाकर कहा, बानी जल्दी से स्टोर रूम में जाओ और जाकर पुरानी अलमारी के पास कुछ पूजा की सामान रखा हुआ है, उसे लेकर आओ। पंडित जी वे सामान मांग रहे हैं, जाओ जल्दी, अब किसी भी वक्त लड़के वाले आते होंगे, देर मत करना। बानी भी जल्दी से, जी मैं अभी जाकर ले आती हूँ, कहकर वो स्टोर रूम की ओर चली गई। और दूर खड़ा महेश ये देखकर रूपाली को हाँ में गर्दन हिलाते हुए अपना फोन निकालकर बानी स्टोर रूम में गई हुई बात को उन गुंडों को बता दिया। वे गुंडे भी अपना काम करने जल्दी से पहुंच गए। लेकिन कहा था ना, भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। पिया की बदकिस्मती कहे या बानी की खुशकिस्मती, पिया ऋषभ के साथ पहले से ही चोरी चुपके स्टोर रूम में खड़ी होकर बात कर रही थी। तभी उसके कानों में कदमों की चलने की आवाज आने लगी। ये देख पिया जल्दी से हड़बड़ाते हुए ऋषभ को उस अंधेरे स्टोर रूम के खिड़की से बाहर भेज दिया और अपने आप को ठीक करके कमरे से बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। बानी जैसे ही स्टोर रूम में दाखिल होने वाली थी, तभी किसी ने अपनी मजबूत हाथ से उसके मुंह पर रख दिया, वही दूसरी दीवार के ओर एक अंधेरे कमरे में ले गया। इतना अचानक से हुआ कि बानी डर के मारे कांपने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन मुंह बंद होने की वजह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। बानी उस इंसान को नहीं देख पा रही थी, क्योंकि वो इंसान बानी के पीठ के पीछे खड़ा था। दूसरी तरफ जैसे ही पिया बाहर निकली,
जाने अनजाने में वे गुंडे पिया के सिर पर एक काले कपड़े से ढक दिया और उसका मुंह बंद करवा के उसे बिना देरी किए कश्यप विला से लेकर चले गए थे। जैसे करनी वैसे भरनी, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले वो उन्हीं की गड्ढे में गिर जाते हैं। बानी की जगह पिया किडनैप हो चुकी थी, लेकिन महेश, रूपाली और बाकी सब इस बात से अनजान थे। उन गुंडे लोग महेश को एक मैसेज करके बता दिया कि सर आपका काम हो गया। ये सुनकर महेश बहुत ज्यादा खुश हो गया और एक मैसेज करके बताया कि गुड, शादी खत्म होने के बाद मैं तुरंत पहुंचता हूं, तब तक उसे छोड़ना मत। वे गुंडे पिया के सिर से काला कपड़ा नहीं हटाए थे, उसे बहुत दूर तक लेकर जा रहे थे, लेकिन अंधेरे होने के वजह से ये बताना मुश्किल था कि कहाँ लेकर जा रहे थे। तभी उनके गाड़ी एक जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटी फूटी गोडाउन जैसा दिखने वाला जगह पर रुकी और बिना देरी किए पिया को घिसटते हुए अंदर लेकर चले गए। यहाँ कश्यप विला में शादी का मुहूर्त हो गया था। यहाँ अंधेरे कमरे में बानी अभी भी डर के मारे कान पे जा रही थी और बार बार उस आदमी से छूटने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी कानों में एक आदमी की आवाज आई, शांत रहो, अगर तुम सच में इस परिवार की भला चाहती हो तो जैसे मैं कहता हूं तुम वैसा ही करना होगा, वरना। बानी ये सुनकर डरते हुए अपनी कांपते हुए आवाज में बोली, वरना क्या? वरना तुम्हारे परिवार के कोई भी इंसान नहीं बचेगा, आदमी ने कहा। ये सुनकर बानी और भी ज्यादा डरने लगी, रोते हुए बोली, आप चाहते क्या है और आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? चुप, सवाल जवाब करने के लिए ये कोर्ट नहीं है और तुम वकील और मैं मुजरिम, मेरा मतलब है जज नहीं हूँ। चुपचाप जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो, वरना मेरे आदमी लोग तुम्हारे परिवार के हर एक सदस्य को मार डालेंगे। मेरे आदमी लोग तुम्हारे परिवार पर पूरी तरह से नजर रखी गई है, इसलिए चुपचाप मेरी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। नहीं, उन्हें कुछ मत करना, जैसे आप चाहते हैं मैं वैसा ही करोगी। बताइए मुझे क्या करना होगा? बानी डरते हुए कहा। आदमी ने कहा, तुम दुल्हन बनकर मंडप में बैठना होगा। क्या? बानी हैरान होते हुए बोली, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है? क्या तुम अपने परिवारों को खोना चाहोगे? जल्दी बताओ, समय नहीं है, बोलो, आदमी ने कहा। बानी परेशान होते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं बैठ सकती, आज पिया की शादी है, पिया ही बैठेगी ना, बानी ने कहा। वो आदमी मन ही मन चिढ़ते हुए कहा, हे भगवान, ये लड़की क्यों नहीं मान लेती? ये नहीं मानी तो बॉस मुझे कच्चा चबा जाएंगे और मेरा बोनस भी काट लेंगे। हे मेरी मां, मान जाओ प्लीज। वो आदमी मन ही मन कहे जा रहा था, तभी उसकी कानों में बानी की आवाज आई, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाना है। ये सुनकर वो आदमी ने कहा, ठीक है तुम जाओ, जैसे तुम एक कदम आगे बढ़ाओगी वहां एक लाश नीचे गिरे पड़े मिलेंगे तुझे, बाद में पछतावे के साथ कुछ नहीं मिलेगा, सोच लेना। मैं अब एक कॉल का बटन दबाया तो वहां लाशों का ढेर मिलेगा तुझे, जल्दी बताओ क्या सोचा है तुमने? बानी ये सुनकर डर के मारे और भी ज्यादा कांपने लगी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना प्लीज, आप जैसे चाहेंगे मैं वैसा ही करोगी। गुड, वेरी गुड, ज्यादा होशियार नहीं। वैसे बाहर तो जोरों से म्यूजिक चल रही है, यहाँ तुम चिल्लाना भी चाहोगी तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आवाज बाहर के लोगों को सुनाई देने से रहा, समझी? और ये लो दुल्हन के कपड़े, जल्दी से तैयार हो जाओ। वो आदमी हल्दी से एक पॉलिथिक कवर बैग देते हुए कहा और वहां उस कमरे से चला गया। जैसे ही वो आदमी बाहर लाइट के रोशनी में आया, उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि तेजवीर का असिस्टेंट राघव ही था। एक गहरी सांस छोड़ते हुए जल्दी से जाकर तेजवीर के पास खड़ा हो गया। तेजवीर समझ गया था कि राघव ने काम कर दिया है। अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए आराम से बैठा रहा। जैसे ही पंडित ने कहा, दुल्हन को लेकर आइए, मुहूर्त का समय हो गया है, रूपाली पिया को लेने जैसे ही पीछे मुड़ी सीढ़ियों से उतरती हुई आ रही पिया यानी बानी पर पड़ी, वैसे दुल्हन सिर पर घूंघट होने के वजह से चेहरा किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसे सब लोग पिया ही समझ रहे थे, सिवाय तेज और राघव के। रूपाली जल्दी से जाकर बानी को ले आई और मंडप पर बिठा दिया। उसके चेहरे पर खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। सब मेहमान को हंसते हुए चहकते हुए स्वागत करे जा रही थी। तेजवीर पहले से ही मंडप में बैठा हुआ था। जैसे ही बानी उसके बगल में आकर बैठी, तेजवीर अग्निकुंड की ओर देखते हुए हल्के से मुस्कुराने लगा। वही बानी अपनी आंखों में आंसू लिए बैठी हुई थी। आखिर का 1 घंटे बाद दोनों की शादी संपन्न हो गई थी। बानी को पिछले जन्म में हुई इस शादी को याद करते ही उसका चेहरा शर्म के कारण लाल हो गया था और एक बार फिर अपनी बेवकूफी पर गुस्सा। लेकिन बानी अब पूरी तरह समझ गई थी, तेजवीर पिछले जन्म में भी शादी के दिन उसको बचाया था, या ये कहे कि तेजवीर हमेशा से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार ही रहता था। वो ही थी जो बार बार उससे दूर भागती थी।
बानी अपनी पिछले जन्म में हुई शादी का राज पता चलते ही उसके चेहरे का हाव भाव बदल ही गया। उसका मन अब और भी ज्यादा खट्टा हो गया था कश्यप परिवार के लिए। बानी इन सब ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी पूरे हॉल में एक जोरदार थप्पड़ मारने की आवाज गूंजी। बानी को यह एहसास हुआ कि उसका गाल गर्म होकर जल रहा है। तब जाकर उसे यह एहसास हुआ कि किसी ने उसे थप्पड़ मारा है। उसने अपनी नजरें उठाकर देखा तो सामने गुस्से से जलती हुई पिया खड़ी हुई थी। अपनी आंखों में जलती हुई अंगार लेके बानी को मार डालने वाले नजरों से उसे देख रही थी। पिया की ऐसे बदतमीजी अब बानी को भी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। पिया अपनी लाल हुई आंखों से गुस्से में जबड़े भींचते हुए बोली, यू बिचा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने की? तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने जो सपना देखा था वो सपना पूरा बर्बाद कर दिया तूने। गंवार लटकी, पता नहीं कौन सी गंदी नाली के कीड़े की खून हो तुम। हमारे घर में आकर हमारे साथ चिपक गई है। तुम्हें जन्म देने वाली भी वो औरत भी किसी गंदी। पिया आगे कुछ कह पाती तभी बानी ना आओ देखा और ना ही ताव सीधे पिया के गाल पर तप्पड़ बरसाने लगी। बानी भी गुस्से से अब पूरी तरह से भर चुकी थी। ऊपर से पिछले जन्म का बदला भी तो था। ये बता कि तुझे किसने हक दिया कि मेरे ही सामने मुझे जन्म देने वाली औरत को गाली दे? तुझे नहीं लगता मिस पिया तू इतनी घटिया लड़की है, हमेशा तुम्हारे मुंह से गंदी शब्द निकालती रहती है। ये संस्कार कहीं तुम्हें तुम्हारी माँ से तो नहीं मिला ना? हा, इसका मतलब तुम्हारी माँ भी एक, यू नो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे ही बानी ने ये कहा, पिया के साथ साथ रूपाली और बाकी सब हक्के बक्के रह गए। पिया को फिर से तप्पड़ पड़ता हुआ देख अब रूपाली से रहा नहीं गया। गुस्से से तिलमिलाती हुई बानी के पास गई और उसे मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया, लेकिन वो उसे मार पाती बानी भी अपनी फुर्तीली दिखाती हुई रूपाली का हाथ वही बीच में रोक लिया। रूपाली ने देखा कि बानी उसका हाथ पकड़ के रखा है। ये देखकर और भी ज्यादा आग बबूला हो गई और जोर से चिल्लाते हुए बोली, बानी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे हाथ पकड़ सको? मेरे ही घर में रहकर मुझे ही उलट जवाब देने लगी हो। ऊपर से मेरी बेटी से भी बदतमीजी करने लगी हो। वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत को। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ तुम, और तुम्हारी ये गंदी शक्ल भी मत दिखाना, समझी तुम? इतना कहते ही उसकी सांसें तेजी से फूलने लगी थी। वही थोड़ी दूर खड़ा महेश को समझ ही नहीं आ रहा था कि बानी इतनी क्यों और कैसे बदल गई। रूपाली की बात सुनकर बानी एक टेढ़ी मुस्कान देते हुए बोली, ठीक है, वैसे कौन रहना चाहता है यहाँ? आज से मैं इस घर को छोड़ रही हूँ। उसकी बात सुन बुआ गुस्से में बोली, वानी, तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है? मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस घर में तू इतने साल रहती आ रही है और जिस घर में तू इतनी साल तक पनाह ले रही थी, आज तक तुझे बेटी जैसी प्यार दिया और सगी बेटी, और तुम्हें कोई भेदभाव नहीं किया, फिर भी तुम ऐसा सिला दे रही हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी येशान फरामोश निकलोगी। बुआ और कुछ आगे कहने वाली थी कि तभी बानी अपना एक हाथ दिखाते हुए उसे चुप करा दिया और अंदर के गुस्से को शांत कराते हुए बोली, बुआ, आप भी अच्छी तरह जानती हो, जब तक दादी माँ थी तब तक मैं उनके साथ थी और उनके कहने से ही मैं यहाँ पर रुकी हुई थी, वरना मैं कब का अनाथ आश्रम में चली गई होती। और मैंने दादी माँ से वादा भी किया था कि कभी भी मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी और आगे भी कभी इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं दादी माँ को दुख देना नहीं चाहती थी। लेकिन अब हालात अलग है। अब दादी माँ नहीं है और ऊपर से आप ही लोग चाहते हैं कि मैं इस घर से निकल जाऊं, तो मेरी भी फर्ज बनती है कि मुझे आप लोगों की बात भी मान लेनी चाहिए। क्यों बुआ, मैं ठीक कह रही हूं ना? और रही बात एहसान फरामोश की, तो देखो बुआ, मैंने भी यहाँ रहने की और खान पान के लिए भी पैसे दिए हैं। चाहो तो अपने भाई महेश जी से पूछ लीजिए। बानी की हर एक शब्द उन सबको मुंह बंद करवा रही थी। उनके पास बानी के बातों का कोई भी जवाब नहीं था। आखिर कहे तो क्या कहे? लेकिन वे लोग ये भी नहीं चाहते थे कि बानी उनको उल्टा जवाब दे। वैसे तो उनका सारा प्लान खराब हो रहा था और अब बानी घर छोड़कर चली गई तो उनका दूसरा प्लान भी खराब हो जाएगा। महेश रूपाली को अपनी आंखों से इशारा किया जो वो अच्छी तरह से समझ गई, लेकिन इस बार वो महेश के इशारों पर कोई भी ध्यान नहीं देती और वो बानी से बोली, ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन अब नहीं। उसकी बात पर बानी रूपाली को बड़े ही गौर से उसको देखने लगी तो वही बुआ, महेश और पिया वे लोग कंफ्यूज होकर रूपाली को ही देख रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर में रूपाली क्या करना चाह रही थी। वही बानी रूपाली का चाल बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी, वो क्यों ऐसे कह रही है। लेकिन बानी वो कुछ नहीं कहती, बस वो ये देखना चाहती थी कि रूपाली आगे क्या करेगी। हालांकि बानी इन लोगों से रग रग से वाकिफ थी, फिर भी वो चुप रहना ही उचित समझ लिया था। उसे चुपचाप खड़ा देख रूपाली आगे बोली,
देखो बानी, तुम जाना चाहती हो तो बेशक जाओ, लेकिन तुम्हारी शादी के बाद, उससे पहले नहीं, वरना बी सिंह परिवार क्या समझेंगे। क्या तुम उनके सामने हमारा इज्जत निकलवाना चाहती हो? उन लोगों के नजरों में हम नीचे गिर जाएं? नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। ऊपर से लोग क्या सोचेंगे कि सगी बेटी और मुंह बोली बेटी में भेदभाव किया। नहीं, बिल्कुल हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर तुम इस घर से जाओगी तो वो शादी की बात ही, समझी? इतना बोलकर रूपाली जल्दी में अपने कमरे की ओर चली गई। उसके पीछे पीछे बाकी सब भी चले गए। उन्हें जाता हुआ देख एक आह भरते हुए देख बुदबुदाई, अजीब लोग हैं पागल कहीं के। और अगले ही पल अपना चेहरा सीरियस करते हुए बोली, तो तुम लोग एक बार फिर उस घटना को दोबारा से दोहराने वाले हो, लेकिन इस बार भी तुम लोगों की चाल कामयाब नहीं होने वाला है मिस्टर एंड मिसेज कश्यप, क्योंकि इस बार भी मुझे मेरे पति ही बचाएगा। फर्क इतना है, इस बार तुम लोगों की चाल के बारे में मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम लोग देखने के लिए तैयार रहना इस बार भी नाकामयाब होते हुए। इतना कहकर अपने कमरे की ओर चली गई। देखते देखते 2 हफ्ते बीत गए। ना ही कश्यप परिवार बानी से बात करने की कोशिश की थी और नहीं उसको देखने की जरूरत। महेश रूपाली नौकरों से पता चली जाती थी कि बानी क्या कर रही है और क्या नहीं। बानी को भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो अपनी ही कामों में बिजी होने लगी थी। अगले दिन सुबह 11 बजे कश्यप विला के डोर बेल बजी। जल्दी से एक नौकर जाकर दरवाजा खोल दिया। नौकर ने देखा कि सिंह परिवारों से गौतमी, अरुणिमा और कुछ लोग आए हैं तो जल्दी से ग्रीट करते हुए अंदर आने के लिए कहा और बैठने के लिए कहकर जल्दी से महेश और रूपाली को बुलाने चला गया। गौतमी, अरुणिमा कुछ नौकरों के साथ कश्यप परिवार आई हुई थी। वे लोग बिना कुछ कहे ही अंदर आकर सोफे पर बैठ गए। गौतमी और अरुणिमा के मन में रूपाली और महेश के लिए नाराज पैदा हो गई थी, क्योंकि आने से पहले उन्होंने कॉल करके बता दिया था कि वे लोग आ रहे हैं, फिर भी वो उनके पास मौजूद नहीं थे। ऊपर से इंतजार करवाना पड़ रहा था। तभी किचन की ओर जाते हुए बानी की नजर गौतमी और अरुणिमा पर पड़ी, जो हॉल में बैठे थे। जल्दी से उनके पास जाकर बड़े ही रिस्पेक्ट से सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए बोली, आंटी आप लोग यहाँ, कोई काम हो तो मुझसे कह देते। बानी को देखकर उन दोनों की चेहरे पर मुस्कान आ गई। गौतमी बानी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, काम तो था लेकिन ये बड़ों का काम था। आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी, बानी ने कहा। उसकी बात सुनकर अरुणिमा बोली, अरे बानी बेटा, अब तो आंटी कहना बंद करो, अब हम दोनों तो आपकी होने वाले सास है तो सासू माँ कहना आदत डालो। अरे सास भी नहीं बल्कि माँ ही कहना, आंटी वांटी नहीं, क्योंकि हम बहू नहीं बेटी से बात कर रहे हैं। अरुणिमा की बात सुनकर बानी थोड़ी इमोशनली हो गई। अगले ही पल इमोशनल पर कंट्रोल करते हुए दोनों से कहने लगी, माँ, बड़ी माँ आप दोनों बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। बानी पीछे मुड़कर जा पति या वे लोग कुछ कहते उसी समय रूपाली अपनी हाथों में चाय नाश्ते की ट्रे लेकर हॉल में आती हुई बोली, अरे बानी बेटा, तुम्हें लाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ है ना। अरे बैठिए, आप लोग खड़े क्यों हैं समधन जी। अरुणिमा को रूपाली की बात कुछ खास पसंद नहीं आया था, फिर भी वो बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। साथ ही गौतमी बानी के साथ सोफे पर बैठ गई। अरुणिमा सीधे पॉइंट पर आती हुई बोली, मिसेज कश्यप, अभी तो शादी के लिए बस कुछ ही दिन यानी 15 दिन बचा है। आपको तो पता ही है, तो शादी की तैयारी कल से शुरू करनी है। तो आज हमारे ओर से कुछ शगुन ले आए हैं दुल्हन के लिए। इतना कहकर अरुणिमा अपनी एक हाथ से एक सर्वेंट को इशारा कर दिया। उस सर्वेंट ने जल्दी से 2-3 सर्वेंट्स के साथ हाथ में बड़े बड़े शगुन की थाली लेकर सामने आए और बीच में रखा हुआ कांच के टेबल पर रख दिए। ये देखकर रूपाली की आंखों में लालच और जलन साफ नजर आने लगी थी। अरुणिमा और गौतमी अच्छी तरह से जान रहे थे कि रूपाली की मन में क्या है, उसकी आंखों से ही साफ पता जो चल रहा था। फिर भी वे लोग कुछ नहीं कहा। अरुणिमा आगे कहा, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी शादी की तैयारी जल्दी से शुरू कर देंगे। जानकारी के लिए बता देती हूँ, ठीक 2 दिन बाद खरीदारी की तैयारी शुरू होने वाली है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही समय पर पहुंच जाएंगे। रूपाली को उनके बातों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, फिर भी वो कुछ नहीं बोली या कुछ कहने की औकात नहीं थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।